नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे जो कि 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो कि आपके पार्लियामेंट रिपोर्टर और विधान परिषद रिपोर्टर के लिए लाभकारी होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और पीडीएफ से अपना डिक्टेशन मैच करा के, यानी कि पहले डिक्टेशन को लिखना है, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करना है। ट्रांसक्राइब करा के पीडीएफ से मैच करके कमेंट में जरूर बताइएगा कितनी % आपकी मिस्टेक हो रही है, ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन को आपको सुनना है और सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। डिक्टेशन को लिखने के बाद उसको पहले 5 मिनट 10 मिनट पढ़िएगा, उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के लिए केंद्रीय शासन बहुत अंशों में जिम्मेदार है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात जिम्मेदार कर्मचारियों के परामर्श के बिना ऐसे परिवर्तन किए गए जो कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल थे। आज कहा जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक पंच का फैसला था। यदि वह पंच का फैसला था तो भी उसमें एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था। शनिवार की छुट्टी का सवाल है या 1 जुलाई से कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रश्न था। सरकार ने उनमें माना परिवर्तन किया। वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि एक शनिवार को पूरा काम होना चाहिए और एक शनिवार को पूरी छुट्टी, किंतु केंद्रीय सरकार ने उसे बदल दिया। 1 जुलाई से जो सुविधाएं कर्मचारियों के लिए लागू की जानी चाहिए थीं, उन्हें दिसंबर तक हटा दिया गया। मैं नहीं समझता कि केंद्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट को अवार्ड मानकर अपना कार्य आरंभ किया, और अगर यह मान भी लिया जाए कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक अवार्ड था, तो इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं कि जब सरकार ने अवार्डों में परिवर्तन किया है। बैंक अवार्ड में परिवर्तन के विरुद्ध श्री गिरी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यदि बैंकों के मिल मालिकों के पक्ष में किसी अवार्ड में परिवर्तन हो सकता है तो कोई कारण नहीं है कि 22 लाख कर्मचारियों के हितों का विचार रखते हुए अगर इस पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड थी तो उसमें भी कोई संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुझे शिकायत है कि सरकार ने उसे अवार्ड नहीं माना, और यह शिकायत हमारे इंटक के नेताओं को भी है कि कमीशन ने कुछ ऐसी सिफारिशें की थीं जो पहले कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ जाती थीं। पे कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसी भी सिफारिशें थी जिनमें कर्मचारियों की सुविधाओं में उन्होंने वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात प्राप्त की थी, कटौती कर दी गई थी। क्या यह स्वाभाविक नहीं था कि सरकार उन सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाती? क्या पहले पे कमीशन की रिपोर्ट एक अवार्ड नहीं थी? क्या उसमें जो महंगाई भत्ते के संबंध में सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? इसके बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। श्रीमान, क्या महंगाई भत्ते के संबंध में जो सिफारिश की गई थी उसे सरकार ने लागू किया? क्या उस सिफारिश को लागू करने के लिए जिस प्रकार की मशीनरी की स्थापना की जानी चाहिए थी वह की गई? हमारी सरकार ने पहले पे कमीशन की रिपोर्ट को खटाई में रखा क्योंकि वह कर्मचारियों के हित में जाती थी, और दूसरे पे कमीशन की रिपोर्ट को पंच परमेश्वर का फैसला कहकर लागू करने की कोशिश की। मेरा निवेदन है कि अगर दोनों वेतन आयोगों में मतभेद था और अगर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें ऐसी थी जिनमें कि कर्मचारियों की वर्तमान सुविधाओं में कटौती होती है, तो उसके संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्वाइंट प्रतिनिधियों से काउंसिलिंग ऑफ एक्शन बाद में बनी। जब इस सदन में वेतन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हुआ और एक प्रश्न के रूप में वित्त मंत्री महोदय से पूछा गया कि क्या आप केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बात करेंगे, तो वित्त मंत्री ने साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि बात जो होनी थी वह पहले हो गई, अब तो रिपोर्ट आ गई है और हम उसे लागू करेंगे। मेरा निवेदन है कि यह रवैया बहुत ही गलत था और इसलिए केंद्रीय सरकार इस हड़ताल को निमंत्रण देने के लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते थे कि वित्त मंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया है। उस समय हड़ताल की कोई बात नहीं थी और शायद लोगों के दिमाग में हड़ताल का विचार ही नहीं था, और अगर उसी समय केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सरकार की बातचीत हो जाती तो हड़ताल की नौबत न आती। मगर सरकार ने हठधर्मी का रुख अपनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमें हड़ताल के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। मैं हड़ताल को दुर्भाग्य कहता हूँ। यह केंद्रीय सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात थी और जिनके हाथों में केंद्रीय कर्मचारियों का नेतृत्व था उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात थी कि हमको देश में हड़ताल का दृश्य देखना पड़ा। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर सरकार चाहती तो हड़ताल को टाल सकती थी। मैंने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं से बातचीत की। वे नहीं समझते थे कि हड़ताल करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उन्होंने हड़ताल की तैयारी भी नहीं की थी, न हड़ताल के लिए प्रोत्साहित किया। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो पर भाषण दिया। उसका कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव हुआ क्योंकि उसमें भावुकता थी। उसमें उन्होंने 2 तस्वीरें खींची थी, एक हिमालय की चोटी पर काम करने वाले जवानों की तस्वीर और दूसरी मैदानों में दफ्तरों में काम करने वाले कलम की तलवार से जूझने वाले कर्मचारियों की तस्वीर थी। मुझे खेद है कि ये तस्वीरें उन्होंने इस तरह से पेश की थी कि सेना में काम करने वालों और सिविल एम्प्लॉयज के बीच में एक दरार खड़ी कर दी। यह देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी। जो भी कर्मचारी हैं वे सब सरकार के कर्मचारी हैं, देश के सेवक हैं। उनमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा यह निवेदन है कि 2 तस्वीरें केवल पहाड़ की चोटी पर तैनात जवानों को मिल सकती हैं। जवानों और अफसरों की तनख्वाहों के बीच में भारी अंतर पहाड़ की चोटी पर भी मिल सकता है और मैदानों में भी मिल सकता है। अगर सरकार मानती है कि एक कर्मचारी और न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए तो मेरा कहना है कि अधिक से अधिक वेतन भी निश्चित किया जाना चाहिए। क्या सभी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एक दूसरी की आमदनी का अंतर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए? और अगर आप मान भी लेते हैं कि आमदनी में 1 और 10 का अंतर ना होकर आज की परिस्थिति में 1 और 20 का होना चाहिए, तो भी अधिक से अधिक वेतन और कम से कम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। अगर यह भेद रहता है तो सरकार कानून बनाकर हड़ताल को नहीं रोक सकती। श्रीमन महाभारत में कुंती ने कहा था कि मेरे पुत्र भूखे हैं, इसका मुझे दुख नहीं है, मगर जब मैं कौरवों के पुत्रों को राजसी ठाट में देखती हूँ तो मेरे हृदय में रोष की लहर दौड़ जाती है। यह स्वाभाविक है और केंद्रीय सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि इस भेद को कम करें। ऊंची से ऊंची तनख्वाहें तय नहीं की गई, कीमतों पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू किया गया, मगर दाम बढ़ाने वालों के खिलाफ ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया गया। अतः सरकार इस हड़ताल से सबक लेकर ऐसी नीति का निर्धारण करे कि जिससे देश में महंगाई ना बढ़े, तो यह सबके लिए अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने जिससे सरकार को दिए जाने वाले अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके और संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली। संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसको
घोड़ा बनाना, लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार होने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है। जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है उसको हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी। सर रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में। गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। अब गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है जिसके निवारण के लिए वह यह असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और ट्रांसक्राइब भी करिएगा। 140 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे आपको डेली एजुकेशन और उसका PDF मिल सके। PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली एजुकेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।